हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं महज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कंटिन्यू करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास को। तो कॉकरोच के बारे में देख लेते हैं। कॉकरोच किसके द्वारा सांस लेता है? तो वात तंत्र के द्वारा, वात प्रणाली इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है। मनुष्य किसके द्वारा लेता है? तो फेफड़ों के द्वारा लेता है। मछलियाँ किसके द्वारा लेती हैं? तो क्लोम यानी कि गलफड़ों के द्वारा लेती हैं। केंचुए की बात की जाए तो वो किससे लेता है? अपनी स्किन से या अपनी त्वचा के द्वारा। ठीक है, केंचुआ लेता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अभिकथन यानी कि असर्शन दिया हुआ है कि श्वसनी दर जलीय जीव की ज़्यादा होती है, यानी कि श्वसनी दर जलीय जीव की ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका कारक है कि श्वसनी दर प्रभावित होती है जल में उपस्थित भारी मात्रा में ऑक्सीजन के कारण। तो आप ये इसको देखिए, या तो अभिकथन सही है या कारक सही है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत हैं, या केवल एक सही है या केवल एक गलत है। अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है कारक या फिर नहीं कर रहा है। इस चीज़ को अच्छे से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकथन यानी असर्शन, श्वसनी दर जलीय जीव की ज़्यादा होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्वसनी दर, जो इसका कारक दिया हुआ है, श्वसनी दर प्रभावित होती है जल में उपस्थित O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा की। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। ये गलत है लेकिन बिल्कुल पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि श्वसनी दर जो होती है वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के कारण तो प्रभावित होती है, लेकिन ये बात गलत है कि जल में जो होता है ऑक्सीजन की भारी मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल गलत है। आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि जब भी कोई मनुष्य जल की ज़्यादा गहराई में जाता है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाता है। तो वो ऑक्सीजन की सिलेंडर जो है अपने साथ क्यों ले जाएगा? जब ऑक्सीजन की कम मात्रा जल में पाई जाएगी देन तभी तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाएगा। इसका मतलब अगर कारक ये दिया होता कि श्वसनी दर प्रभावित होती है जल में उपस्थित मात्रा में ऑक्सीजन के कारण, तो कारक भी सही होता, असर्शन भी सही होता, और इसका आंसर होता कि असर्शन आपका ठीक है और कारक उसकी सही व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो भारी वर्ड आ गया यही आपका रॉन्ग हो गया। ये पढ़ लीजिए, अभिकथन सही है, कारक गलत है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर से कम होती है। एटमॉस्फेयर यानी कि आपका वायुमंडल, यानी कि अगर स्थल पर बात की जाए तो वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है जहाँ पर मनुष्य रहता है, जहाँ पर आपके और भी जीव रहते हैं। लेकिन अगर जल के अंदर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर के मुकाबले वहाँ पर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। अब आ जाते हैं आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन के बारे में जान लेते हैं। कोशिकाएं श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन, दोनों इसको बोल सकते हैं। इंग्लिश में सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये आपका दो टाइप का होता है, वायवीय और दूसरा होता है आपका अवायवीय। वायवीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और अवायवीय जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि वायवीय क्या होता है। ये सभी जीवित कोशिका में चलती है। ठीक है, हमारे शरीर में जितनी जीवित कोशिकाएं हैं उन सब में होती है। एक अपवाद है जो कि आपकी लाल रक्त कणिका है, आरबीसी, जो कि और जो डेड सेल्स हैं, यानी कि जो कोशिकाएं यानी कि जो सेल्स आपकी डेड सेल हैं, जो मर चुकी हैं, जो मर गया वो मर गया, उसमें आपका जो है वायवीय श्वसन काम नहीं करता है, वो केवल आपका जीवित कोशिकाओं में काम करता है। और एक अपवाद है, अब लाल रक्त कणिका जो है वो आपकी मरी हुई तो नहीं है, वो आपकी डेड सेल तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित होते हुए भी अपवाद है, उसमें आपका वायवीय श्वसन काम नहीं करता है। तो वायवीय के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। वायवीय श्वसन यानी कि वे श्वसन जिसमें आपकी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, यानी कि ये जो श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की मात्रा के साथ होता है और ये सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर होता है ये, और यहाँ पर देख सकते हैं ये O2 की उपस्थिति में चलती है। अब यहाँ पर अवायवीय को भी देख लेते हैं। ये कुछ कोशिकाओं में चलती है, कुछ कोशिकाओं में चलती है। ये ऑक्सीजन की सीमित मात्रा एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी चल जाती है, यानी कि या तो ऑक्सीजन की कम मात्रा हो, सीमित हो, निश्चित मात्रा हो, या फिर अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस भी होगी यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं भी होगी तब भी वहाँ पर आपका अवायवीय श्वसन जो है काम कर जाएगा।
यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन या जिसको वायवीय श्वसन कहते हैं, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये। और इसमें मैंने आपको बताया था ये सभी आपकी जीवित कोशिकाओं में होता है, लेकिन एक अपवाद है जो कि आपका है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने सपोज कर लिया कि ये कोई सेल है। ठीक है, ये आपका कोई सेल है और ब्लड के द्वारा जो है यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, और ब्लड के द्वारा ही यहाँ पर कुछ खाया पिया मनुष्य ने तो ग्लूकोज पहुँच गया। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, यानी कि कार्बन के 6 अणु जो होते हैं वो आपके ग्लूकोज के पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्लूकोज ने आपके एक ग्लूकोज जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया? पायरुविक एसिड में, जो कि आपका C3 यानी कि कार्बन के 3 अणु रखता है। कार्बन के 3 अणु। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन जो कि ब्लड के द्वारा आई थी उसके साथ क्रिया करके ये आपका पायरुविक एसिड में बदल गया, जिसको पायरुवेट भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर बड़ा लिख लेती हूँ, पायरुविक एसिड, या जिसको आपका पायरुवेट भी बोलते हैं, पायरुवेट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा आई। ये एक कोई सेल हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया था और ब्लड के द्वारा ही ग्लूकोज पहुंचा। ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, पायरुविक एसिड मिला। हम ये जानते हैं कि ग्लूकोज के पास होता है आपका C6, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया आपका C3H4O3 में, यानी कार्बन के 3 अणु में जो है आपका कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब ही इसमें कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ग्लूकोज का आपका अपने अणुओं में टूट जाना भी ये होता है। और ये सब कुछ होता किसमें है? क्योंकि कोशिका के अंदर एक ऐसे करके द्रव होता है। वो द्रव क्या होता है? आपका कोशिकाई द्रव, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, वायवीय श्वसन हो रहा है। ये आपको आई होप समझ में आ रही है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आपकी उपस्थित थी। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखें कि इस रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन के 3 अणु C3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, अतः ग्लूकोज टूट जाता है छोटे कंपाउंड यानी कि छोटे यौगिक में, और यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ग्लाइकोलिसिस कहलाती है आपकी ये क्रिया, यानी कि ग्लूकोज का छोटे यौगिकों में, छोटे कंपाउंड में टूट जाना, एक बड़े कंपाउंड का, ग्लूकोज के एक बड़े कंपाउंड का छोटे कंपाउंड में टूट जाना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये कंपाउंड कौन सा था? तो पायरुविक एसिड था। और यह प्रक्रिया कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म द्रव है, यहाँ पर कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में चलती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज जो है वो छोटे यौगिक में कहाँ पे टूटता है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। अब ये भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है। तो अब जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद और इससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब चक्र या जिसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, और इस क्रेब चक्र में ये पायरुवेट तथा ऑक्सीजन मिल करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 आपके जल के अणु और 36 या 38 ATP जो कि आपकी एनर्जी होती है, जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी से कोई भी काम करते हैं, यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो भी आपका ATP के द्वारा ही करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको अच्छे तरीके से ये बात क्लियर करवा चुकी हूँ, कई बार वहाँ पर आ चुका है। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि अब यहाँ पर सबसे पहले तो ग्लूकोज आपका टूट गया था पायरुविक एसिड में, या जिसको पायरुवेट भी बोला जाता है। ये क्रिया किसके अंदर हो रही थी? तो ये हो रही थी आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर हो
रही थी, ग्लूकोज एक छोटे कंपाउंड में टूट जा रहा था, यानी कि छोटे यौगिक में टूट जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, टूटने फूटने के बाद जो है ये जो पायरुविक एसिड है ये आपका ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और इससे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रैब चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, क्रैब चक्र। अगर पूछा जाए तो क्रैब चक्र किसके अंदर चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। और इस क्रैब चक्र में ये जो पायरुविक एसिड है या पायरुवेट है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये बना रहा था 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O और प्लस 36 और 38 ATP जो कि आपकी एनर्जी होती है। अब यहाँ देख लेते हैं, एनर्जी को बनाने की प्रक्रिया ही रेस्पिरेशन कहलाती है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन चैप्टर में, तो वो हमने यही लिखा था कि आपका रेस्पिरेशन श्वसन लेना नहीं होता है, वो आपका एनर्जी को जनरेट करने की आपकी प्रक्रिया होती है, यानी कि एनर्जी बनाने की प्रक्रिया आपकी रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, और उसका एक पार्ट था आपका निश्वसन जो कि होता है सांस लेना। और यहाँ पर आपको जो एक और चीज़ ध्यान रखनी है ना वो ये है कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट एसिड बनते हैं, एक ग्लूकोज से 36 या 38 ATP एनर्जी बनती है। ATP की फुल फॉर्म मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी लिख ली है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है एक एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी में रहती है। और अगर हम बोल रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो ये सब कुछ उसी एनर्जी से हम काम लग रहे हैं, यानी कि वो एनर्जी लगती है हमारे हर काम को करने के लिए। ठीक है, अगर वो एनर्जी ना रही शरीर में तो मनुष्य का शरीर कुछ भी नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये वाली इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, तो आपकी ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्रैब चक्र, जिसके बारे में क्रैब चक्र कहाँ चलता था, तो मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। और इसके द्वारा क्या होता था, ये भी आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो इसके द्वारा क्या हो रहा था भाई, इसके द्वारा हो रहा था पायरुवेट एसिड जो था वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस क्रैब चक्र में ये सब कुछ बना रहा था, एनर्जी बना रहा था, H2O बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। अब ये है क्रैब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ऊर्जा घर होती है किसका, कोशिका का। कोशिका का ऊर्जा घर कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता ही होगा। अब आ जाते हैं वायवीय श्वसन में ATP के कितने अणु होते हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, 36 या 38। ये अभी ऊपर आया था, अभी ऊपर आया था भाई, ये 36 या 38 आपके होते थे। और ये वाली बात भी मैंने आपको जो अभी बताया था कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप फिर से देख लें कि एक ग्लूकोज से, ये भी आपका ये पूछ सकता है कि एक ग्लूकोज से आपके 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर वायवीय श्वसन में ATP के 36 या 38 आ जाएगा। ग्लाइकोसिस चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है, तो पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड यानी कि ये किसमें चलता है, तो कोशिका द्रव या साइक्लोप्लाज्म में चलता है। और ग्लूकोज जो होता है वो आपका C3 में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। अब आ जाते हैं अवायवीय श्वसन के बारे में, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है ऑक्सीजन की सीमित मात्रा यानी कि लिमिटेड मात्रा होगी आपके ऑक्सीजन की, एंड दूसरी हो जाता है आपका इन एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, बिल्कुल भी ऑक्सीजन की कोई मात्रा नहीं होगी। तो पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की सीमित मात्रा होने पर आपका अवायवीय श्वसन होता है। तो ये मांसपेशियों के व्यायाम में किस समय चलता है, ठीक है, इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जिम जाते हैं जो लोग, या जो लोग घर पर भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो आपका डंबल उठा रहे हैं, मान लिया जिम में डंबल उठा रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको थकावट महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं अब तो नहीं हो सकता, आप उठा ही नहीं पाएंगे। तो वही यही चीज़ आपकी हो रही है, आपकी ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में आपका अवायवीय श्वसन हो रहा है, एंड ये मांसपेशियों में हो रहा है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में एक टाइम के बाद वहाँ पर दर्द महसूस होने लगा, और वो दर्द किसके
किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका लैक्टिक एसिड के कारण। ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये वहाँ मांसपेशियों में जो है मांसपेशियों में जमा हो जाता है, ये जमा हो जाता है जिसके कारण से आप और ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। आपकी मांसपेशियों की काम करने की एक लिमिट है, आप उससे ज़्यादा काम लेंगे तो वहाँ पर आपको पेन महसूस होगा। किसके कारण महसूस होगा? थकावट किसके कारण महसूस होती है? तो आपकी लैक्टिक एसिड के कारण ही महसूस होती है। तो ये मसल्स में आपका होता है एक्सरसाइज करते टाइम। और यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ O2 में जो आपका अवायवीय श्वसन हो रहा है, तो वो आपका फ्यू माइक्रोब्स में यानी कि कुछ सूक्ष्म जीवों में हो रहा है। और ये जो होता है ये मनुष्य के अंदर नहीं होता है। मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाए, क्या ये संभव है? मनुष्य मर जाएगा। तो जैसे कि यीस्ट है आपका, यीस्ट क्या होता है? तो यीस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका खमीर बोलते हैं। यीस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं, जो कि आपका खाने में यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं, लैक्टोबैलिसिस, ये आपका यूज़ किया जाता है दही बनाने में, ठीक है। लैक्टोबैलिसिस आपका दही बनाने में ये आपका पाया जाता है। ये एक सूक्ष्म जीव होता है, ये एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, दही में पाया जाता है ये। और यीस्ट का आप देख ही चुके हैं, ब्रेड बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ आ जाते हैं, ये दोबारा से आ गया। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। अब थोड़ी सी रिवीजन यहाँ पर हम कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया और क्या क्या आपको दोबारा से समझना है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। एक लाइक बन जाता है अगर वीडियो अच्छी लगे, और नहीं बनता है अगर वीडियो अच्छी ना लगे, कॉमेंट सेक्शन में आकर बता दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा अगर हेल्पफुल लगी। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट ये करते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉकरोच श्वास लेते हैं वातरंध्र के द्वारा, वात प्रणाली और ट्रैकिया के द्वारा। अभिकथन था आपका श्वसनीय दर जलीय जीवों में ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न दे रखा था श्वसनीय दर प्रभावित होती है जल में उपस्थित भारी मात्रा। तो जल में आपकी ऑक्सीजन की भारी मात्रा नहीं होती है, आपकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की भारी मात्रा होती है और जल में आपकी ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है। इसलिए इसका कारक जो है वो आपका गलत हो गया, यानी अभिकथन आपका सही हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकाई श्वसन के बारे में। ये दो प्रकार का था, वायवीय एक अवायवीय। वायवीय वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय वो होता है जो ऑक्सीजन की कुछ सीमित मात्रा में होता है, या फिर तो ये आपका ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। और हमारे शरीर में जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उनके अंदर आपका वायवीय श्वसन होता है, लेकिन एक अपवाद है लाल रुधिर कणिका, उसके अंदर वायवीय श्वसन नहीं होता है, जबकि वो भी एक जीवित कोशिका है। और डेड सेल्स तो डेड हो चुकी हैं, उनके अंदर कहाँ से आपका वायवीय श्वसन हो जाएगा। अवायवीय श्वसन क्या है? ये कुछ ही कोशिकाओं में चलता है और ये ऑक्सीजन की सीमित मात्रा एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी काम करने लगता है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये इसको समझा था कि एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन कैसे होता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने यानी कि कोई सेल अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया था, यानी कि कोशिका, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन आई, ब्लड के द्वारा ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आपको किस में कन्वर्ट हो गया था? तो पायरुविक एसिड में आपको कन्वर्ट हो गया था, जिसको पायरुवेट भी बोला जाता है। और पायरुविक एसिड जो था आपका कार्बन का 3 था, यानी C3 था। C6 होता है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज छोटे कंपाउंड में टूट गया, यानी कि छोटे यौगिक में टूट गया। और ये सारा काम हो कहाँ रहा था? ये जो द्रव इस कोशिका के अंदर भरा रहता है, ये द्रव आपका है आपका कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। ये सारी प्रक्रिया ये जो सारी प्रक्रिया है ये घटित हो रही है आपकी साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ आ जाते हैं, इस रासायनिक क्रिया में C6 C3 में कन्वर्ट हो जाता है तथा ग्लूकोज टूट जाता है छोटे कंपाउंड में, और ये प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, यानी ग्लूकोज का टूट जाना छोटे कंपाउंड में, ये आपकी प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म में आपकी चलती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब जो
पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या थी? आपकी कोशिका का एनर्जी घर था और चले जाते हैं, और इससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? तो क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब चक्र चलने लगता है। और इस क्रेब चक्र में क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड बना था आपका पायरुवेट जो जिसको बोलते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के आपके CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और 36 और 38 आपकी ATP बनाता है। ATP एक एनर्जी होती है जिसके द्वारा हमारा जो शरीर होता है वो काम करता है, और वही हमारे शरीर में पाई जाती है। एनर्जी को बनाने की प्रक्रिया रेस्पिरेशन थी, आपको सबसे पहले क्लास में भी मैं बता चुकी हूँ। एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड बनाता है, और एक ग्लूकोज से 36 या 38 ATP आपकी एनर्जी मिलती है। ATP की आपकी फुल फॉर्म थी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लिया था हमने कि क्रेब चक्र चलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर थी। वायवीय श्वसन में ATP के कितने अणु आते हैं? अभी आया था 36 या 38 भी होता तो वो भी चल जाता। ग्लाइकोलिसिस चक्र का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपका पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड क्यों है भाई? पायरुविक एसिड ही तो बना था लास्ट में वहाँ पर। अवायवीय श्वसन के बारे में हमने देख लिया था। अवायवीय श्वसन 2 टाइप का होता है, एक तो ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में होता है, एक होता है आपकी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और जो आपका सीमित मात्रा वाला है वो आप हमारे मांसपेशियों में पाया जाता है शरीर की, यानी कि हम जब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी देर बाद हम एक्सरसाइज करने से थक जाते हैं। थक किसके कारण जाते हैं? तो लैक्टिक एसिड के कारण थक जाते हैं, और लैक्टिक एसिड के कारण हमें थकान महसूस भी होती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो मनुष्यों में नहीं होता, वो कुछ ही जीवों में होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था यीस्ट के बारे में। तो यीस्ट था आपका एक तरीके का खमीर, और ये आपका खाने में यूज़ किया जाता है। इसको बनाने में कहाँ पे? ब्रेड में आपका यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। दही में एक आपका जीव रहता है, सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है लैक्टोबैलिसिस। लैक्टोबैलिसिस होता है, और लैक्टोबैलिसिस में भी आपका कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पाई जाती है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।